इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। आगे मूव करते हैं। तो मौर्यों की लिपि उत्तर पश्चिमी में खरोष्ठी थी, पश्चिम में अरमाइक और पूर्व में ब्राह्मी। नेक्स्ट है मौर्य काल का प्रशासकीय इकाई और उनका प्रधान अगर देखें तो चक्र और प्रांत, इसका प्रधान होता था राष्ट्रपाल या फिर कुमार। आहार विषय जिला, आहार को बोला गया विषय या फिर जिला। तो इसका जो प्रधान था वो था प्रशासन, और इसका ये प्रशासन में दूसरे नंबर पे आता था चक्र और प्रांत के बाद, आहार विषय या फिर जिला। और इसका जो प्रधान होता था वो होता था रज्जुक। प्रादेशिक और भूमि कर यहाँ से कलेक्ट करता था कौन? रज्जुक। नेक्स्ट है इसके बाद संग्रहण 10 गांवों का समूह होता था और इसका प्रधान होता था गोप। और सबसे छोटी इकाई उस समय होती थी ग्राम की, और इसका प्रधान होता था ग्रामिक। यानी मौर्य काल में सबसे बड़ा होता था चक्र या फिर प्रांत, उसके बाद आहार विषय या फिर जिला, उसके बाद संग्रहण और उसके बाद ग्राम। संग्रहण जो है वो 10 गांव का समूह और इसका प्रधान होता था गोप। ग्राम का प्रधान ग्रामिक, और चक्र और प्रांत का प्रधान होता था राष्ट्रपाल या फिर कुमार। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट, ये था बृहद्रथ। इसके बाद मौर्य वंश की समाप्ति होती है बृहद्रथ के साथ ही, और शुंग वंश की स्थापना होती है। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया, और ब्राह्मण राज भी इसको बोला जाता है, उस समय स्टार्ट हुआ था। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, विदिशा मध्य प्रदेश में दोनों था, पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों। इसके बाद पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश का राजा बना अग्निमित्र। नेक्स्ट है आगे, पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के, और पतंजलि व्याकरण के रचयिता थे संस्कृत के। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2, इसका विवरण मिलता है अयोध्या के लेख से। शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। इसके बाद शुंग के बाद आता है कण्व वंश, और कण्व वंश की स्थापना की गई थी वासुदेव के द्वारा। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन राजाओं की सूची हमको देखने को मिलता है मत्स्य पुराण में। सातवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पैठन, महाराष्ट्र में। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमीपुत्र सातकर्णी से। वर्ण व्यवस्था का रक्षक ये गौतमीपुत्र सातकर्णी था। एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन का अंतिम शासक था पुलवामी तृतीय। नेक्स्ट है सातवाहनों की आधिकारिक भाषा थी प्राकृत। सातवाहन वंश के शासकों ने चलाया था शीशे का सिक्का। इसके बाद चेदी साम्राज्य का संबंध है उड़ीसा से। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये संबंधित है खारवेल से। जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। रुद्र दमन था सक्षत्रप। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन होता है कनिष्क के समय में। कनिष्क कुषाण वंश का। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कुषाण के समय। कला की गांधार शैली का विकास हुआ कुषाणों के समय। नेक्स्ट है तक्षशिला लेख से संबंधित है पतिक। अफगानिस्तान या बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। गांधार कला सम्मिश्रण है भारतीय और यूनानी कला का। नेक्स्ट है अंतिम कुषाण शासक, ये था वासुदेव प्रथम। सिल्क रूट पर अधिकार था कुषाणों का। मौर्यों के समय का प्रसिद्ध बंदरगाह अगर उस समय देखें तो ये था ताम्रलिप्ति। शक संवत की शुरुआत होती है कनिष्क के समय में। कुषाण के समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था अरिकामेडु या फिर भड़ौच, और साथ ही साथ बरवरी कम, ये पश्चिमी तट पे था, और अरिकामेडु और भड़ौच ये था पूर्वी तट पे। नेक्स्ट है कदम्ब की राजधानी, ये था बनवासी। भीतरी स्तंभलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। सातवाहन के बाद दक्षिण में उदय हुआ वाकाटक वंश का। 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन करवाया प्रवंश श्रेण प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त, ये कहा था इसको वीए स्मिथ ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, और कहा था किसने इसको? तो वीए स्मिथ ने। नेक्स्ट है जावा, सुमात्रा और मलाया पर अधिकार था समुद्रगुप्त का। कविराज की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त। वैष्णव था समुद्रगुप्त। गरुड़, धनुर्धारी, धनुष, अश्वमेध, वीणा प्रकार के सिक्के चलाए थे किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद राजा बनता है रामगुप्त, और रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। सकारी कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही हत्या की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, यानी विक्रमादित्य इसको बोला गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोला गया विक्रमादित्य, और इसी ने हत्या की थी रामगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अगर देखें हम लोग तो ये थे कालिदास,
और कालिदास ने रचना की थी ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षीयम। इन सब की रचना की गई थी कालिदास के द्वारा। अमर सिंह, इन्होंने लिखा था अमरकोश को। धनवंतरी जो थे उस समय चिकित्सक थे और ये भी नवरत्न में शामिल थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नेक्स्ट है वराहमिहिर, तो इन्होंने रचना की थी बृहद जातक की, पंच सिद्धांतिका की, बृहद संहिता की और लघु संहिता की। और जो इनके नवरत्न थे वो थे अररुचि, घटाकर्ण, छपणक, बेलाभट्ट और शंकु। आगे है देवगुप्त, नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। परम भागवत की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है अशोक और समुद्रगुप्त से संबंधित। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान की। प्रयाग प्रशस्ति पर लेख मिलता है, जहांगीर का भी देखने को मिलता है। जहांगीर का और समुद्रगुप्त दोनों का अभिलेख उत्कीर्ण है किस पे? प्रयाग प्रशस्ति पे। और इलाहाबाद स्तंभ लेख पे ये जो उत्कीर्ण है अभिलेख किसका? अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का। नेक्स्ट है पृथिव्या, प्रथम वीर की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद राजा बनता है कुमारगुप्त। नालंदा महाविहार की स्थापना की गई कुमारगुप्त के द्वारा। भगवान कार्तिकेय का पुजारी था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद राजा बनता है स्कंदगुप्त। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय, और स्कंदगुप्त मतलब इनको डिफेंड भी करने में सफल भी होता है, यानी पराजित किया किसने? हुणों को, तो वो किया था स्कंदगुप्त ने। शक विजेता बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य को। गुप्त शासक जिसने चांदी का सिक्का चलवाया वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर अभिलेख ये संबंधित है किससे? कुमारगुप्त प्रथम से। उदयगिरी गुहा अभिलेख ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। एरन अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से। तो मंदसौर कुमारगुप्त प्रथम, उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय और एरन समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद गुप्त काल का प्रसिद्ध पत्तन जो था वो था ताम्रलिप्ति। ये ताम्रलिप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। गुप्त काल का प्रसिद्ध पत्तन ताम्रलिप्ति बीपीएससी में भी पूछा है, बिहार दरोगा में भी पूछ चुका है पिछले। नेक्स्ट है नालंदा ताम्रपत्र का संबंध है समुद्रगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संबंधित है स्कंदगुप्त से। इंदौर स्तंभ से संबंधित है स्कंदगुप्त। सुश्रुत का संबंध है गुप्त काल से। गुप्त काल में अमर सिंह का संबंध ज्योतिष से था। कालिदास समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के। पृथ्वी के धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को बोला जाता था दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को बोला जाता था रूपक। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य हमको देखने मिलता है एरन पिलर इंस्क्रिप्शन से, एरन अभिलेख से। गुप्त संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया वो था भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख में ये पता चला कि हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। नगरों का क्रमिक पतन विशेषता है गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दान में दिया था गांव किसने? गुप्त वंश के शासकों ने। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट है अपहृत भूमि, ये बोला जाता था बिना जोती गई जंगली भूमि को। विदक भाग बोला गया प्राचीन भारत में सिंचाई कर को। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों के लिए। तोरमान था हुण। मेहर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। चीनी यात्री जिसने छठी शताब्दी में भारत दर्शन किया वो था सुंगयुन, और कब ये आया? तो 518 ईस्वी में। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।